हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीआईबी में 2 जून 2026 को कितने आर्टिकल्स थे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 2 जून को टोटल 35 आर्टिकल ऐसे आए थे जो कि पब्लिश हुए थे, लेकिन उनमें से मेरे को ऐसे सिर्फ 6 ही आर्टिकल लगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो हमारा है WPI सीरीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक नया प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकंड चीज, WPI ईयर का बेस जो है चेंज कर दिया गया है, बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें, जो नई सीरीज होगी वो 15 जून 2026 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था, मैंने बताया। MOSPI ने रिवाइज कर दिया है WPI सीरीज को, एक नया इंडेक्स डाल दिया है। 100% 2027 पेपर में, प्रीलिम्स में और 2026 मेंस में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये रिलीज़ हुई है 15 जून 2026 से। मींस जो नई वाली सीरीज़ है वो 15 जून से रिलीज़ हो जाएगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड की तर्ज पे हम उसको लेके जा पाएँ, ऐसा इनका गवर्नमेंट का एम है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे 3 सीरीज आ गई हैं, WPI, PPI, CPI। अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाह रहे हो तो कमेंट कर देना, एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे कि WPI क्या होता है, PPI क्या होता है, CPI क्या होता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम इन्फॉर्मेशन में तुम्हारी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आए। तो WPI में होलसेल प्राइस को देखा जाता है, इसको कंपाइल करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। CPI में रिटेल प्राइस को देखा जाता है, इसको कंपाइल करते हैं NSO। ठीक है, MOSPI में। और जो नया वाला है इसमें जो प्राइस है उसको रिसीव देखा जाएगा प्रोड्यूसर फॉर आउटपुट के द्वारा। तो ये एक नया इंडेक्स है। फिर मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन, मींस कि ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन का को देखेगा। ठीक है, अब की डेटा कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो WPI में होलसेल है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कंज्यूमर है। देखो अभी देखो तीनों चीज़ें कवर हो गई। पहले क्या था, खाली होलसेल और कंज्यूमर कवर था। अभी होलसेल कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी कवर है। होलसेल इन्फ्लेशन देखेगा, ये प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर देखेगा, ये रिटेल इन्फ्लेशन देखेगा। इसको DPIIT ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है। इसको न्यू इंडेक्स है, इसको MOSPI रिलीज करेगी और इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करेगा। कवरेज क्या है, यहाँ पे होलसेल बल्क गुड्स होते हैं, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। ठीक है, प्राइमरी यूज क्या होता है कि होलसेल का प्राइस ट्रेंड कैसा है वो देखना WPI में। यहाँ पे देखना कि प्रोड्यूसर साइड का इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, और जो थर्ड वाला है उसमें देखना है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। रिलीज डेट क्या है, अब से 15 जून 2026 से रिलीज होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ना कि इस ईयर के लिए बल्कि अगले साल के लिए भी। रिलेटिव कवरेज क्या है, CPI की 100%, PPI की 90%, WPI की 75% और GDP डिफ्लेटर अगर हम देखेंगे कंट्री वाइड, इकोनॉमी वाइड का, तो वो है 95%। चैलेंजेस क्या हैं, WPI की क्या लिमिटेशन है कि इसमें सर्विसेज है ही नहीं, सर्विस सेक्टर एक्सक्लूड है। ये डायरेक्टली मेजर नहीं करता कंज्यूमर इन्फ्लेशन को। तीसरा, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि हर चीज़ जो है चेंज हो रही है मार्केट में, तो यहाँ पे ये जो WPI है वगैरह हैं ये भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो रहे हैं। अभी PPI के पास क्या चैलेंजेस है कि डेटा कलेक्शन कम्प्लेक्सिटी है, डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे कलेक्ट होगा, कैसे उसको इवेल्युएट होगा वो देखना है। इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट कवरेज, कि कितनी इंडस्ट्री कवरेज करनी है, कितनी नहीं करनी, कौन से प्रोडक्ट कवर करने हैं, कौन से नहीं करनी, एक वो चैलेंज है। और फ्रीक्वेंट अपडेटिंग रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी कंज्यूमर है उनकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत जल्दी उसको अपडेट हो रही है या उनको बदला जा रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस हमने देख लिया कि कैसे मार्केट जो है होलसेल प्राइस में, कंज्यूमर प्राइस में, और अभी जो नया वाला आया जिसमें हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटिव कैसे कोई ना कोई इंडिकेटर इधर से उधर ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में जो पीरियोडिक बेस ईयर है उसका रिवीजन हो गया है, AI इनेबल्ड और डिजिटल कलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये डाल देंगे। बेटर इंडस्ट्री एंड सर्विस कवरेज है, ये डाल देंगे।
अलाइनमेंट कर दो यूएन और आईएमएफ से, ताकि और अच्छा और एक्यूरेट डेटा हमें मिले, तो ये डाल देंगे। स्ट्रोंगर इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। अभी प्रीलिम्स फैक्ट क्या है कि डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इकोनॉमी वाइड प्राइस चेंज होना, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। यूपीएससी का ट्रैप स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूपीएससी बोल सकती है कि सीपीआई यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पीपीआई मेजर करता है प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। डब्ल्यूपीआई मेजर्स करता है रिटेल प्राइस को, नहीं, डब्ल्यूपीआई मतलब ही होलसेल है तो वो रिटेल को क्यों करेगा, गलत जवाब है। सीपीआई रिलीज करता है आरबीआई, तो आरबीआई तो टोटली अलग फंक्शन है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यूपीएससी से कनेक्शन मैंने तुम्हें बताई दी है कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी यहाँ पे ये पूछा जा चुके हैं चीज़ें। एक पॉसिबल प्रीलिम क्वेश्चन है, ये कर लेना, इसका आंसर मैंने दे दिया है वैसे तो। दो मेंस के क्वेश्चन है, अगर इसको कर लोगे तो बहुत अच्छा है, कमेंट में आंसर डाल देना, नहीं तो मैंने बोला है कि चैट में बता देना, अगर नया ग्रुप बनाना है जिसमें तुम आंसर पब्लिश कर सको तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। मेंस वैल्यूएडिशन में मोस्टली ये जीएस 3 का टॉपिक है, तो वही देखा जाएगा। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैटिस्टिकल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। एसटीडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंक, ये भी मैंने डाल दिया है, गोल नंबर 8, 9 एंड 17। और कहाँ कहाँ ये मैटर है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, जैसे वो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये जो होल जो सिनेरियो है हमारे पास, जो हमारे पास तीन तीन इंडेक्स हैं, ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे हमें पता लगता है कि पॉलिसी कितनी और अच्छी बनानी है, इससे हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, उसके बारे में पता लगता है। तीसरी चीज, ये बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को। चौथा, ये एक स्ट्रोंगर डेटा देता है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और पांचवा, सपोर्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, आरबीआई की, तो मनी सप्लाई वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मेजरमेंट टाइमलाइन। तो 15 जून से तुम्हें मैंने बता ही दिया है कि रिवाइज डब्ल्यूपीआई और पीपीआई आ रहा है। पहले डब्ल्यूपीआई सीरीज थी, फिर बाद में फ्यूचर अपग्रेड्स जब कभी आएंगे तो जब पढ़ लेंगे। फिर इन्होंने सीपीआई कर दिया था, सीपीआई भी पहले दो हुआ करते थे, फिर इन्होंने सीपीआई को कंबाइन कर दिया था, जिसको बाद में ये कंसिडर करते थे, ठीक है। सेकंड है जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक प्रोजेक्ट है। इसमें इन्होंने एक सेंटर स्टेट पार्टनरशिप को दिया है कि हमें हर घर निरंतर नल से जल मिले, ठीक है। एक ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है। अभी इस जो पर्टिकुलर जल जीवन मिशन है, इसको एक्सपेंड किया गया है। एक्सपेंड कहाँ कहाँ किया गया है? अरुणाचल ले गए हैं, झारखंड ले गए हैं, तमिलनाडु ले गए हैं, नागालैंड ले गए हैं, पुडुचेरी ले गए हैं, ठीक है। ये क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इनपुट है, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी आउटकम होगा। मतलब कि जो जो हमारा टैप से पानी पीने का जो गवर्नमेंट का मिशन है, उसको पूरा कर सके। तो इसका एक मोटो भी था, हर घर जल, ठीक है, और नल से जल, समथिंग लाइक दैट। की डेटा देख लो, अरुणाचल का, झारखंड, तमिलनाडु, जो भी अभी कवर करे हैं, उनका कुछ कुछ कैचमेंट एरिया है कि वहाँ पे किस किस जगह पे ये फोकस करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। कोर पिलर क्या है इसके? कोर पिलर है कि फंक्शनल टैप कनेक्शन मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो, सोर्स सस्टेनेबिलिटी हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो, कम्युनिटी ओनरशिप और पार्टिसिपेशन हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राम पंचायत लेड गवर्नेंस हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस और कोर पिलर्स हैं जल जीवन मिशन के। इसके रूरल वाटर सप्लाई चेन कैसे है? सोर्स से ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट से पाइपलाइन आई, पाइपलाइन से हाउस होल्ड आया, हाउस होल्ड से बाद में मॉनिटरिंग वगैरह की गई कि कितना पानी अच्छा है, कितना बेकार है। इसके कुछ रिफॉर्म प्रायोरिटीज हैं, तो कम्युनिटी ओनरशिप को 100% दिया गया है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी 98 है। अगर तुम देखोगे तो कोई भी 90 से कम नहीं है। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज अरुणाचल प्रदेश में माउंटेनियस टराइन है, ये चैलेंज है। हैवी रेनफॉल है, लैंडस्लाइड्स है उधर।
तो रिमोट और स्कैटर्ड हैबिटेशन है, ठीक है, काफ़ी स्कैटर्ड में लोग वहाँ पे बसते हैं। झारखंड में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी डिफिकल्ट है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी इशू है वहाँ पे। तमिलनाडु में वाटर की स्केर्सिटी है, पेरेनियल रिवर नहीं है। पेरेनियल रिवर क्या होती है प्लीज़ कमेंट में बता देना। और वहाँ पे हाई ग्राउंड वाटर स्ट्रेस भी है, तो तमिलनाडु में वाटर स्ट्रेस भी ज़्यादा है। फिर नागालैंड अगेन सेम, हिली ट्रेन, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, और पुडुचेरी में लिमिटेड लैंड एरिया। ओके, तो ये यहाँ पे चैलेंजेस हैं, जिस जिस एरिया में एक्सपेंड किया है उसी का चैलेंजेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वे फॉरवर्ड क्या है, सस्टेनेबल बनाओ, कंजर्वेशन करो, रिचार्ज करो एक्यूफर्स, ये सब। ग्रे वाटर मैनेजमेंट करो, मतलब कि रीयूज और रिसाइकिल करो पानी को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराओ, डिजिटल मॉनिटरिंग कराओ इसकी, विलेज एक्शन प्लान्स बनाओ। और विजन में मैंने विकसित भारत डाल दिया है, क्योंकि अगर भारत को 2047 तक विकसित होना है तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बहुत अच्छे से कंजर्व करना आना चाहिए। प्रिलिम्स फैक्ट, ये कब रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी, 2019 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिशन जल जीवन मिशन है, फंक्शनल है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अभी ये एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। यूपीएससी ट्रैप क्या है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही जवाब। फोकस करती है सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सही जवाब। ग्राम पंचायत प्ले करती है सेंट्रल, बिल्कुल सही जवाब। ये सिर्फ 4 अर्बन एरियाज में है, और सॉरी, ये सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए है, बिल्कुल गलत जवाब, रूरल भी है। और इसमें वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं की जाएगी, ये भी गलत जवाब है, ठीक है। पीवाईक्यू में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मैं कोशिश करूँगा अगली बार से आंसर ना दूँ, ठीक है। मेंस क्वेश्चन डाल दिए मैंने। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, मिशन सहना जोरी के ऊपर। ये असम में मूंगासिल के ऊपर एक आया है, ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड मोर है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूँगा। तो ये कहाँ पे है, असम में है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया है इस मिशन को असम के अंदर। ये मूंगा सिल्क से ऊपर है। सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और मूंगा सिल्क कैसे होता है, कैसे इसकी वैल्यू चेन कवर्ड होती है, वो यहाँ पे दी हुई है कि एक होस्ट प्लांट से सिल्कवॉर्म रेयर होता है, फिर सीड प्रोडक्शन होता है, फिर उसकी रीलिंग होती है, फिर वीविंग होती है, फिर ब्रांडिंग होती है, फिर एक्सपोर्ट होता है, फिर टूरिज्म होता है। तो ये फोकस एरिया है इस पर्टिकुलर मिशन के, ये जो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, जीआई ऑथेंटिकेशन करेंगे, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, लाइवलीहुड जनरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, असम का शेयर जो वर्ल्ड की मूंगा प्रोडक्शन है उसमें 90% है। बहुत बड़ी बात है ये, कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10% मूंगा सिल्क बनती है और 90% सिर्फ अकेले असम में बनती है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ये नंबर इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि असम में 90% से ज़्यादा मूंगा सिल्क बनती है, और इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग सिल्क है ये जो मूंगा सिल्क है। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसकी खेती होती है। मूंगा सिल्क इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड का ओनली नेचुरल गोल्डन सिल्क है जो एक्सक्लूसिवली असम में प्रोड्यूस होता है, मेड बाय आंथ्रिया असमीज सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म की वैरायटी है। अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए, नेचुरल लस्टर के लिए और लग्जरी फील के लिए जाना जाता है। चैलेंजेस देख लेना, अंडर मोनेटाइजेशन, पैसे की कमी है, वीक ब्रांडिंग, ब्रांडिंग अच्छी सी नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, काउंटरफीट है, मतलब कि कॉपी बेच रहे हैं लोग। इंडिया में तुम्हें पता है कि हर चीज़ की कॉपी बन जाती है बहुत जल्दी। इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए इस एरिया में, डिजिटल और जीआई ऑथेंटिकेशन और अच्छा हो जाए, मार्केट लिंक को बढ़ावा देना चाहिए, क्लस्टर डेवलप करना चाहिए अलग अलग में, ताकि मार्केट ड्रिवन ये प्रोडक्ट बन सके और अवेलेबिलिटी और ज़्यादा इसकी बढ़ जाए। एक क्लस्टर डेवलप होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी हम इस पर्टिकुलर जो प्लांटेशन है उसको हम दे सकें, और सिल्क टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स फैक्ट क्या है कि मिशन सहना जोरी आदित्य यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है 2026 के अंदर। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, कोई और मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है।
ठीक है। होस्ट प्लांट कौन सा होता है? सोम और सोआलू। ये बात भी ध्यान रखना, ये दो प्लांट होते हैं। हमारी यूएसपी क्या है इसकी कि ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। पीवाईक्यू में यूपीएससी ने बहुत बार इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कुछ इसकी लोकेशन है जहाँ पे ये सिल्क उगाई जाती है। GS2 में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाल सकते हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, ये सब में। ठीक है। ये इसके मिशन के कुछ टारगेट हैं जो 2028 तक पूरा करने की बात चल रही है। तो मैंने यहाँ पे एक यूपीएससी इंपॉर्टेंस मीटर भी डाला है कि GA टैग नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। फिर एक और प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ है। रुद्रम 2 मिसाइल को हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। ओके, रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। ग्लोनास, GPS ये सब इसके अंदर डला हुआ है। हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेशन है। IAF कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी ये हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक और फिक्स्ड फोर्टिफाइड टारगेट्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ गई है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 100% हमें इसमें ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं जब हमने इसका टेस्ट किया है। ठीक है। तो रुद्रम 2 DRDO ने बनाई है, बिल्कुल सही जवाब। एयर टू सरफेस है, बिल्कुल सही जवाब। अंडर एक्सट्रीम रिलीज कंडीशन में इसको टेस्ट किया है, बिल्कुल सही जवाब। ये सरफेस टू एयर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर हमेशा ज़्यादातर वो वाली मिसाइल होती है जिनसे हम डिफेंस, जो एयर डिफेंस में काम में आती है, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम। ये फॉरेन प्रोड्यूस नहीं है, इंडिया ने बनाया है। और ये शॉर्ट रेंज नहीं है, ये लॉन्ग रेंज है। 350 किलोमीटर लॉन्ग रेंज है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के, आई थिंक ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, नहीं सेकंड लास्ट आर्टिकल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। तो शिवराज सिंह चौहान जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी जिसमें उन्होंने ये देखा था कि एल नीनो से हमारी जो खेती है, जो हमारी क्रॉप्स है, उनको क्या नुकसान पहुंच रहा है या क्या फिर पहुंचता है। तो वाईएन न्यूज़, एल नीनो की वजह से मानसून कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, टाइमली एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है। एल नीनो क्या होता है? ये क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है जो कैरेक्टराइज्ड बाय होता है वार्मर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो जो पेरू करंट है, जिसको हमबोल्ट करंट भी बोला जाता है, तो वहाँ का जो जो वहाँ का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, उसको कोल्ड करंट बोला जाता है। जब वो कोल्ड करंट वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है तो उस जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं एल नीनो। तो जब वो इवेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो जब एल नीनो वीक होता है तो हाई प्रेशर बनता है हमारा इधर मेडागास्कर की तरफ, और लो प्रेशर बनता है इंडिया की तरफ। जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जितनी भी विंड्स वगैरह हैं वो इंडिया की तरफ आती है और मानसून अच्छा होता है। लेकिन जब ये सिस्टम बनता है स्ट्रोंगली तो एक लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे? ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका के पास, सॉरी साउथ अमेरिका के पास में। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड को उधर जाना है इंडिया की तरफ, वो सारी विंड उधर ना जाने की बजाय जो विंड है वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक ऐसा इवेंट बनता है और इंडिया में रेनफॉल जो है कम होता है। ठीक है, और मोर और लेस ऐसा ही कुछ है। तो नॉर्मल वर्सेस एल नीनो कंडीशन, नॉर्मल में स्ट्रोक ट्रेंड विंड, ये अपवेलिंग होता है, गुड मॉनसून होता है, हमारी तरफ विंड अच्छी आती हैं। वीक ट्रेंड विंड, ट्रेड विंड, तो हमारे तरफ जो है मॉनसून बेकार हो जाता है। अभी की लाइट क्या है यहाँ पे कि अभी पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, फोकस करना है सीड मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर, इन सब चीज़ों पे। वाटर रिजर्वायर, वाटर लेवल जो है रिजर्वायर में बेटर है नॉर्मल से, जो कि खरीफ सीजन को बूस्ट करेगा। ठीक है, अभी हमारा जो वाटर स्टेटस है वो इतना है, 127% अबव नॉर्मल है ये रिजर्वायर के अंदर, तो ये एक अच्छा निशान है। लेकिन अब वही वाली बात है कि
हमारे पास चीज़ें हैं लेकिन वो कितने अच्छे तक डिलीवर हो पा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर्डनेस एरिया, टाइम सीड अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस की गई हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, डिसीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट करो, क्रॉप्स को बचाना है किसी भी तरह से, और लो रेनफॉल के चांसेस हैं तो उसके लिए क्या क्या हम प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इम्पैक्ट इफ नॉट टेकन, इफ एक्शन नॉट टेकन, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो क्या हो सकता है? मॉइस्चर डेफिशिएंसी हो जाएगी, फील्ड में सूखा आ सकता है, डिले हो जाएगी सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, पैदावार कम होगा, पेस्ट और डिसीज अटैक बढ़ सकते हैं, और वाटर स्ट्रेस हो जाएगा इरिगेशन के लिए। ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? रूरल लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी पे इसका असर होगा। तो अभी से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेंस में GS2 में, GS3 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन GS1 में तुम्हारा ज्योग्राफी सेक्शन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी है। अगर पुराने PYQ देखेंगे तो वहाँ पे पूछा भी होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मेंस में तुम्हारा यूज हो सकता है, प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ये बता रहा है कि कहाँ पे जो स्टेट हैं जिनको एल नीनो की वजह से ज़्यादा रिस्क या कम रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्वांटम फोटोनिक्स के ऊपर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके। तो एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये बात की है कि क्वांटम कम्युनिकेशन और फोटोनिक्स, क्वांटम सैटेलाइट, इनको और ज़्यादा इंडिया में बढ़ावा दिया जाएगा। सो जर्मनी ने प्रपोज किया है कि एक हम क्वांटम फिजिक्स में और क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम एक्सपेंड करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे इंडिया के रिसर्चर्स के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। की एरिया ऑफ डिस्कशन क्या था कि क्वांटम सैटेलाइट्स पे बात होएगी, ऑप्टिकल ग्राउंड स्टेशंस पे बात होएगी, यूरो QGS नेटवर्क पे बात होएगी, स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात होएगी, स्टार्टअप्स के ऊपर बात होएगी, रिसर्च इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के ऊपर बात होएगी, और एक क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर बात होएगी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। उतना पढ़ो जितना एग्जाम से रिलेटेड है। तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना, तुम्हें IAS बनना है। की हाईलाइट क्या है कि इंडिया जर्मनी ने डिस्कस किया है फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान्स क्वांटम फिजिक्स वगैरह में, ओके, फोटोनिक्स वगैरह में। इंडिया इनोवेशन, इंडिया का क्या क्या यहाँ पे रोल है, मैंने इधर एक जगह डाल दिया है। साइंस एंड टेक में ये पॉइंट्स काफ़ी यूज़ हो सकते हैं मेंस में, जैसे अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, नेशनल क्वांटम मिशन हो गया, इंडिया AI मिशन हो गया। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, बायोटेक हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है इकोसिस्टम का, तो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का, इसी वजह से ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है। फिर इंडिया और जर्मनी की हमने मैंने वो डाल दी है कि कहाँ पे इंडिया स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे जर्मनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फोकस ऑफ कोलैबोरेशन हो गया। की पॉइंट्स जो टेक अवे हैं वो यहाँ से ले लेना। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल थे। आई थिंक इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन साइंस एंड टेक है, बहुत से UPSC के हमारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत टेक्निकल में अगर मैं इसको टेक्निकलिटी में लेके जाऊंगा तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो इतना ही कर लेते हैं। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है, और अगर तुम्हें वीडियो के लिए कोई भी सजेशन देना है, तो कमेंट तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। तुम्हें कमेंट देने से कोई नहीं रोक रहा। प्लीज़ कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या कमी लग रही है, किस चीज़ को मैं और सुधार करूं। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि PIB को तुम किसी और से मत पढ़ो, मैं तुम्हें पूरा होलिस्टिक पिक्चर में कवर करके दूंगा 1 साल का PIB, जो तुम्हारे मेंस में, तुम्हारे प्रीलिम्स में, दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं तुमसे मिलता हूँ कल की वीडियो में। बाय, जय हिंद।